क्लास 10 चैप्टर 3 साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। इस कहानी में इस वृत्तांत में मधु कांकरिया जी जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। ठीक है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस, कौन सा अनुभव साझा कर रही है। वह एक बार गैंगटॉक गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बता रही है। ठीक है, आपने बहुत से एनिमेशन वाले या फिर इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इसमें क्या शॉर्ट में बता दिया जाता है। लेकिन जब तक आप हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर जो सब्जेक्ट होता है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कहानी नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको मैं लाइन बाय लाइन क्या क्या हुआ था, इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि चैप्टर में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, अगर आप आंसर में उन शब्दों का समावेश करते हैं तो आपको जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि बच्चा पढ़कर आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कब कैसे क्या हुआ। मधु कांकरिया जी जब गैंगटॉक गई तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनके ही शब्दों में जानना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मधु कांकरिया जी कौन है, थोड़ा सा इनका परिचय ले लीजिए। मधु कांकरिया का जन्म जो है सन 1957 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में है पत्ताखोर उपन्यास, बीतते हुए, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, अंत में ईसु कहानी संग्रह जो है। उन्होंने अनेक सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्टोरी है वैसे ही और भी बहुत से लिखे हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत जो है। और मधु कांकरिया की रचनाओं में संवेदना और विचारों की नवीनता मिलती है, यानी नयापन मिलता है। ठीक है, समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। मधु कांकरिया के ये शब्द है, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान तो जैसे उल्टा पड़ा था तथा सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों की कुछ गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात्रि में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। ठीक है, लेखिका जो है गैंगटॉक शहर जब जा रही थी उसमें यहाँ से शुरू किया है कि मैंने हैरान होकर देखा। ठीक है, ये उनके शब्द है, ये उनके वाक्य है, उनके द्वारा कहे गए। ठीक है, वह रात्रि में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास एवं वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम व रात। ठीक है, वो कहती है कि वहाँ के बादशाह जो है मेहनत कश थे। ठीक है, जिनके कारण ही ये सब कुछ वहाँ पे सुंदर था। कहाँ पे, गैंगटॉक में सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। ठीक है, वह रहस्यमयी सितारों से भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी और कुछ इस कदर जादू भरे क्षणों में मेरा तो सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना और मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य ही था और थी अति इंद्रियता में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर। तब धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक नम्र प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली, यानी अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन बस अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की अपनी प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। ठीक है, मधु कांकरिया जी जो है कह रही है कि आज सुबह की अपनी प्रार्थना के ये बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे। अगली सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की ओर भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा चोटी दिखाई देती है। ठीक है, मधु कांकरिया जी को वहाँ के लोगों ने बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा चोटी जो है दिखाई देती है। इसलिए मधु कांकरिया जी जो है आँख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी थी। ठीक है, ताकि वो कंचनजंगा चोटी को देख सके। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा
किंतु मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही भांति इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे सुंदर फूल दिखाई पड़े कि लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। ठीक है, रकम रकम के यानी कि तरह तरह के ना विभिन्न तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल उन्हें दिखाई पड़ा कि जैसे लगा वो फूलों के बाग में ही आ गई है। ठीक है, बहरहाल गैंगटॉक से अब 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों तथा फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे ये सब बता रहा था। ठीक है, मधु कांकरिया जी को उनका जो ड्राइवर था, जो उनको गाइड भी कर रहा था, वो ये सब उन्हें बता रहा था कि बहरहाल गैंगटॉक से अब 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों तथा फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ये किसने किसे कहा था? ये वाक्य कहे थे मधु कांकरिया के ड्राइवर ने। ठीक है, यहाँ क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से उसे पूछने लगती हूँ। ठीक है, लेखिका जो है वो अपने ड्राइवर से पूछती है क्या वहाँ बर्फ मिलेगी, बचकाने तरीके से। चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन तथा धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे की ओर बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक ही कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। ठीक है, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति एवं अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने आगे बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र जगह पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती है। नहीं, इनको उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार तो किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती है, पर वे सारी रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था तथा मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। ठीक है, लेखिका कह रही है कि नार्गे यानी इनका ड्राइवर जो है बोलता जा रहा था और उसकी नज़र जो है, लेखिका की नज़र उसके जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने ऐसे ही दलाई लामा की तस्वीर देखी थी, लेखिका कह रही है। ठीक है, हिचकोले खाती हमारी वो जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस स्थान का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेपचाओ के सोमैन से कुंज तेग के साथ कभी संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर भी यहाँ स्मारक के रूप में है। लेप्याचार और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थायी जातियों के आपस में चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर देखा एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, सारे धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, तो वहाँ पे जो है उसे धर्म चक्र कहा जाता था, जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बताया था लेखिका को। किसने बताया था? उनके ड्राइवर ने। ठीक है, क्या मैं हंस पड़ती हूँ? लेखिका जो है हंस पड़ती है। क्या मैं हंस पड़ती हूँ? चाहे मैदान हो अथवा पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी। यहाँ भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, यानी धीरे धीरे जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। बाजार लोग और बस्तियां सब पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखने वाले बहादुर
नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के मध्य छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने यात्रियों, दर्शकों और तीर्थयात्रियों का काम्य यह हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे तथा जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय भी बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। जटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। ठीक है, यानी किसी चीज़ को दूर से देखो तो छोटा दिखता है ना, सामने जाओ तो बड़ा दिखता है ना। काफ़ी दूर से देखने से थोड़ा छोटा ही दिखता है। तो वादियाँ भी चौड़ी होने लगी। बीच बीच में किसी करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच तथा घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था मानो हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। किंतु मैं मौन थी। ठीक है, लेखिका कह रही कि सारे सैलानी जो गाना गा रहे थे, लेकिन वो जो है शांत थी, मौन थी, चुप थी। ठीक है, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे अंदर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कभी मैं आसमान को छूते हुए उन पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की भांति झरझर गिरते जलप्रपातों को, और कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीचों बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह प्यारी तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार ही देखी थी। मैं रोमांचित थी, यानी एक्साइटेड थी। ठीक है, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की फुल्की थी। मेरे नागपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी ही चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से तथा पूरे वेग के साथ ऊपर शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगा। सब सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को अपने कैमरों में कैद करने में मशगूल थे, यानी बिजी थे। ठीक है, आदिम के युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे उन भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो अंदर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा तथा सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक था वह झरना। वह अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ, यानी ऐसा लगा कि मानो मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं तथा दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई, और मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। किंतु जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। जितेन कौन है? उनका ड्राइवर कम गाइड। ठीक है, अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर पश्चात, यानी थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। पल पल परिवर्तित हिमालय, कहीं चटक गहरे हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, और कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला तथा देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने सहसा जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में चित्रलिखित सी मैं, माया तथा छाया की
इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति मानो मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटने लगी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और कुछ देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप कुछ देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब तरफ जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने आप को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, घाटियों, फूलों और वादियों के बहुत दुर्लभ नज़ारे। वही कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य! क्षण भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती हुई तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते छोटे बड़े आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता तथा रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, ताल तथा प्रवाह में बहते हुए चैरवेती चैरवेती। और वक्त के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद यही है, चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन पलों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा ही मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां जैसे खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर से होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय सारा संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी होकर मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि सहसा पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती हुई किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। तभी मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर आराम से बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे जैसी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की तो पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय प्राकृतिक सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के मध्य भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व तथा श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप उन हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने और चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह तो, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। मधु कांकरिया जो लेखिका है वो कह रही है कि बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह तो, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। वो कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बहुत दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, यानी बहुत मुश्किल काम है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। सबसे पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर समान आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है और फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगा दिया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। फिर तभी लेखिका जो है उनको ध्यान आता है कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड भी लगा था, जिस पर बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब तो करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने अपनी मौत को झुठलाया है। सहसा मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी तरह एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ ऊपर बच्चे को कपड़े से बांधकर
पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव तथा इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे बस एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी सब जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, यातना, अभाव और वंचना एक तरफ। तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ पर आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये तो मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं पर भी देख लेंगी। आप इनको नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है। ये देश की आम जनता ही नहीं वरन जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की तरफ मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और इस कदर की जीवन लहरा उठा था तथा वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हर मोड़ पर हम हेयरपिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते ही जाएंगे। हेयरपिन बेंट से ठीक पहले एक पड़ाव पर हमने देखा 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और वे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि रोज़ाना 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये सब बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के ऐसा पूछने पर जितेन हंस पड़ा। जितेन ने कहा, मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान के जैसा यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर बस एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं तथा सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे तो शाम के समय अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। अब खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार तो लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से मापकर एक जीप चलने जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़े अथवा इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में गिरे और इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सावधान कर रही थी। सामने ही लिखा था, ज़रा धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर से एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। किंतु हमें जानवर नहीं दूध देने वाले याक दिखे, काले काले बहुत सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से अपनी रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चरा कर वापस लौट रही थी। उनमें से कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध तथा बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में अब जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। तभी एक दृश्य ने मुझे खींचा। देखा, नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कुछ युवतियाँ बोकू यानी सिक्किमी परिधान, सिक्किमी कुछ ड्रेस है, उसे पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन तथा श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। उनमें से एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच ऐसा चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम तथा सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मैं मंत्रमुग्ध सी चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए शायद असह्य था। अब युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर यालुंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तले में सांस लेती एक नन्ही सी शांत दिखने वाली बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी और उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में।
मुंह हाथ धोकर मैं शीघ्र ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने ही कुछ ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। सब पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे तथा लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में विचित्र शांति थी, मंदिर की घाटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट जैसी। आंखें अनायास ही भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति तथा सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु व आदमी सभी अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी इस पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर आज हम में अपराध किया, यानी जिसकी कोई क्षमा नहीं है ना, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, ऐसा अपराध किया है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर हमारी इस पीढ़ी ने। हिमालय तो अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी तरह डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक जा पहुंची। बहते पानी को जब अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ पर जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, किंतु मैं संकल्प की स्थिति में ना थी। अंदर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। अंदर का सारा हलाहल और सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने अब काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने जब लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अपने ही संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती तथा मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सब सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी लगभग 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए ऐसा शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सभी अवाक उसे ही देखते रह गए। ठीक है, मधु कांकरिया जी है, उनकी सहेली जिनका नाम क्या था, मणि। ठीक है, 50 वर्ष की थी लेकिन उन्होंने ऐसा नृत्य प्रस्तुत किया कि उनको देखते ही रह गए सब। ठीक है, कितना आनंद भरा था उसके भीतर, और कहाँ से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत तथा सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के जैसे ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की रोजी रोटी का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब का व्यापार। सवेरे मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि शायद यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी न था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं तो बस बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढकी पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं होते। फिर वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, किंतु यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ़ मिल ही जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा गया है? किसे कहा गया है? कटाव को। कटाव जो कि अब टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था तथा अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लाथुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और वहां तक का करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था तथा उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़की के घर से बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गौ माता ने अचानक आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियां देकर उसने गौ माता को वहां से भगा दिया था। उम्मीद, आवेश तथा उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता अधिक खतरनाक था, उस पर भी धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पेड़, पहाड़, आकाश, घाटियाँ सब पर थी
बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हुई हमारी जीप, खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, तथा उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हुए हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को ताक रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता न था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े साफ शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर फिर एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। लगभग आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि तथा हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित सा होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि, ये जो लेखिका है मधु कांकरिया जी, उनकी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी तो उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना ज़्यादा सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे, चूँकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पहाड़ थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था मानो किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो तथा कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने सहसा उत्तेजित होकर कहा, देखिए, बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पर्वत दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब तरफ गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। चांदी जैसे चमकते पहाड़। अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली आपने कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी और चेहरा इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ बिल्कुल महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सैंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदा रुलाता है। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप सी लगाने लगी थी। वह प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा। हम सब सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान तथा बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। बहुत से सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को अपने कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, किंतु मन वृंदावन हो रहा था। भीतर तो जैसे देवता जाग गए थे। इच्छा हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भरकर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहने जाने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ही ले लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की भांति टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान न थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं तो उस सारे परिदृश्य को अपने अंदर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के अपने डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं। संपूर्णता के उन पलों में ये हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़े जा रहा था। शायद ऐसी ही भाव विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे उन ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः महामंत्र भी पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो कुछ क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में एकदम कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि एक बार तो शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था तथा दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भी भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? किंतु मणि उस समय
किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह अचानक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है संपूर्ण एशिया के। देखो प्रकृति भी कैसे नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब चारों ओर त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ सिलाए ही पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कैसी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत सा हो माथा नवाया। पता नहीं कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने भी सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की भांति पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। हमारी आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। तभी ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूर पर ही चीन देश की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी अधिक कड़कड़ाती ठंड में उस समय का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। तभी उन्होंने पूछा लेखिका ने कि इतनी अधिक कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप लोग चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटुला, फिर मिलेंगे। कहते हुए अब जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर से देखी एक और फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। ठीक है, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। हिंदी टेक्स्ट में इंग्लिश पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसीलिए। ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट हो तो इजी रहता है इसको पढ़ना। मन बड़ा उदास हो गया। ठीक है, आगे फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन बड़ा उदास हो गया था। भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी इस ओर ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के माह में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे और हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के यहाँ सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं तथा जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर से हमारे प्राण तक कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के ही जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा वास्तव में एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल सी मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लाचुंग वापस लौटकर फिर से थूमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पहले ही नेपाल से ताज़ा आया था। इन फौजियों को देख उसे अपने नेपाल के माओवादी याद आ गए थे। जितेन ने बताया कि नेपाल में अभी हाल ही में सेना तथा माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाकर हजारों माओवादी मार डाले गए थे। किंतु जिगर तो देखिए इनका, जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाकर जैसे ही इनका कोई कामरेड नीचे गिरता था, ये तुरंत अपने पीठ पर बंधी डोकों में उसकी डेड बॉडी को डाल लेते। क्या मजाल कि कोई भी लाश सरकार के हाथ लगी हो। मैडम, अखबारों में तो आपने यह कहीं नहीं पढ़ा होगा। युमथांग की घाटियों में एक और नया आकर्षण जुड़ गया था। ढेर प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, ऐसा लगेगा कि फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे और इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ तो अकेले, कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। इनको देख जितेन फिर से चालू हो गया, मैडम, हमारे यहाँ बंदर का मांस भी खाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे कैंसर नहीं होता। क्या तुमने खाया है बंदर का मांस? ठीक है, लेखिका पूछ रही है जितेन से। मेरी बात को छोड़िए मैडम, मैंने बंदर तो क्या, कुत्ते तक का मांस भी खाया है। सब सैलानी
जितेन को गप्पी समझ अविश्वास से उसे देख रहे थे, किंतु मैं जानती थी जितेन सही बोल रहा था कि उसने कुत्ते का भी मांस खाया। ठीक है। इन पठारी इलाकों की यह भयावह गरीबी में झारखंड और दक्षिण बिहार के पठारी इलाकों, लेखिका कह रही है कि इन पठारी इलाकों की यह भयावह गरीबी मैंने झारखंड और दक्षिण बिहार के पठारी इलाकों में भी देख चुकी थी, जहाँ के आदिवासी सुअर तक का दूध पीने को विवश थे। बहरहाल घाटियों, पहाड़ों, वादियों और बादलों की आंख मिचौली को दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती जब हमारी जीप युमथांग पहुंची तो हम थोड़े से निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देख लेने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा तथा यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं अधिक रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी लगने वाली युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा था, नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत अधिक खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना अधिक नहीं फला फूला था। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो जाता। प्रत्येक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि तभी एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसकी बातें सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा सा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमको रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक कैसा पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। अब जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। लगभग 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये पूरा करीबन 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो उसने जीभ निकालते हुए कहा। लेखिका ने पूछा था, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो जितेन ने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, नदी, पहाड़, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर ही जाएंगे। तभी तो गैंगटॉक कितना सुंदर है, लेखिका ने कहा। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मैं से तात्पर्य वो लेखिका कह रही। ठीक है, क्योंकि लेखिका ने ही लिखा है ये अनुभव अपना। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, क्योंकि इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर से चालू हो गया। मैडम, युमथांग की पहले टूरिस्ट स्पॉट ना थी। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट ना था। यह तो जब सिक्किम भारत में मिला उसके भी कई सालों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को ही रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया टूरिस्ट स्पॉट भी तो बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं और नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम शायद सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ और जीप आगे बढ़ने लगती है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है ख़त्म हो गई। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दिया है, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।